नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। राजनीति अंदर की बात है, सियासत अंदर की बात है, गठबंधन अंदर की बात है। हर कोई अपने पत्तों को फेंट भी रहा है और नए तरीके से गड्डियां बना भी रहा है। तो दरअसल आज दस्तक में बात होगी उन परिस्थितियों की जिसको लेकर इस देश के सामने बार बार कुछ सवाल खड़े होते हैं और उन सवालों के एवज में बार बार यही निकलता है कि ऐसे ही सिस्टम चलता रहेगा। बात तो राजनीतिक गठबंधन की भी होगी, ईमानदारी ताक पर, अपने तरीके से भ्रष्टाचार का मुद्दा ताक पर, किसे कैसे किस रूप में जोड़ना है, सब बात होगी दस्तक में। आइए जरा इसे देख लें, क्योंकि ये सारी बातें एक बात निकल कर आ रही है। जो चीजें होती हैं उसे सामने ना लाया जाए, जो चल रहा है उसमें यह कह दिया जाए कि ये अंदर की बात है। एक एक करके शुरुआत करते हैं। पहली बात सुब्रत राय की, कुल संपत्ति 682 अरब, जी जीरो गिनते गिनते थक जाइएगा, 682 अरब है। दूसरी तरफ जो लौटाना है उसमें 240 अरब लौटाना है। यह कुल संपत्ति का एक आंकड़ा है और दूसरी तरफ इतने रकम लौटानी है। लेकिन एक सवाल हर किसी के जहन में है कि दरअसल जिन्हें लौटाना है उनकी तादाद भी छोटी मोटी नहीं है, बल्कि 3 करोड़ निवेशक हैं, छोटे छोटे निवेशक हैं। सरकार जो कह रही है और जो सहारा की तरफ से कहा जा रहा है, दोनों में कहीं ना कहीं एक रुकावट है, टकराव है। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है जो बात होनी थी हो चुकी है। अब तो आप आइए 4 तारीख को, 4 तारीख का इंतजार करने से पहले कि आइए जरा परिस्थितियों को टटोलते हैं कि आज हुआ क्या, उसके बाद ले चलेंगे आज रात कहां पर सुब्रत राय रात गुजारेंगे। लेकिन पहले रिपोर्ट। इस रकम को देखकर जीरो ना गिनिए, यह 24,000 करोड़ है, या कहें 240 अरब रुपए। यही वो रकम है जिसे निवेशकों को ना लौटाने की एवज में आज सुबह सुब्रत राय को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। As a law-abiding citizen, he willfully decided to submit himself to Lucknow Police based on the warrant issued and asked them to proceed with the call of duty as per the directions given by Honorable Supreme Court. तो बेटे सीमांतों ने दिल्ली के 5 सितारा होटल में ऐलान किया और लखनऊ में सुब्रत राय ने आत्मसमर्पण कर दिया। जानकारी के मुताबिक पुलिस के सामने समर्पण करने के बाद शाम में सुब्रत राय को अदालत के सामने पेश किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आनंद कुमार यादव 3 बजे से ही अदालत में मौजूद थे, लेकिन तकरीबन 2.25 घंटे बाद यानी 5:15 बजे सुब्रत राय अपने निवास सहारा सिटी से अदालत की ओर निकले। जब अदालत में पहुंचे तो अदालत में जज ने सुब्रत राय से पूछा, आपको कुछ कहना है? इस पर सुब्रत राय ने जवाब दिया, मैं कानून का पूरा सम्मान करता हूं और कानून का पालन करने के लिए हमेशा तैयार हूं। जज ने फिर पूछा, कुछ और कहना है? सुब्रत राय ने कहा, नहीं। यूपी पुलिस ने कस्टडी की मांग की और अदालत ने बिना देर किए सुब्रत राय को पुलिस कस्टडी में भेज दिया और तकरीबन 3 घंटे बाद रात 8 बजे सुब्रत राय को कुकरेल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेस्ट हाउस में भेज दिया गया। यानी रात यहीं पर गुजरेगी, या सीधे कहें तो अगले 3 दिन वन विभाग के रेस्ट हाउस में सुब्रत राय रहेंगे और 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के सामने यूपी पुलिस सुब्रत राय को पेश करेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें सहारा ने सेबी को 24,000 करोड़ रुपए और निवेश से संबंधित दस्तावेज जमा करने संबंधी आदेश पर पुनर्विचार की मांग की थी। दरअसल जस्टिस के.एस. राधाकृष्णन और जस्टिस जे.एस. केहर की खंडपीठ ने कहा, हमारे सामने जो भी रिकॉर्ड हैं जिन्हें हमने बहुत ध्यान से देखा है, उसे देखते हुए पुनर्विचार याचिका का कोई तुक नहीं है। इसे खारिज किया जाता है। इस याचिका में जो भी सवाल उठाए गए उन सभी सवालों पर कोर्ट ने अगस्त 2012 में ही फैसले दे दिए थे और उसी दौरान चर्चा कर ली थी। तो सहारा सबसे मुश्किल दौर में है और शायद सुब्रत राय भी, क्योंकि 3 करोड़ निवेशकों को लौटाने की रकम है 24,000 करोड़। 24,000 करोड़। लेकिन मसला है आज की रात नहीं, अगले 3 दिन रेस्ट हाउस में। चलिए वहीं चलते हैं कुकरेल। अनूप, रात यहीं गुजरेगी या अगले 3 दिन यहीं गुजरेंगे? और ये जो रेस्ट हाउस है ये है कहां पर, शहर से कितनी दूर है या खुद सहारा सिटी से कितनी दूर है? देखिए, रात तो इनकी यहीं गुजरेगी, अगले 3 दिन ये इनको यहीं रखा जाएगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं गेट है, थोड़ा अंधेरा है, लेकिन इस गेट के अंदर एक छोटा सा गेस्ट हाउस है, साधारण सा, बहुत पुराना सा, उसमें 3-4 कमरे हैं, वहीं पर इनको रखा जाएगा और अगले 3-3.5 दिन तक वो यहीं रहेंगे। और उसके बाद यूपी पुलिस या यूँ कहें लखनऊ पुलिस इनको लेकर दिल्ली जाएगी, जहाँ सुप्रीम कोर्ट में इनको पेश करेगी। सहारा शहर से इसकी दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। ये जंगली इलाका है, कुकरेल का इलाका जो है जंगली इलाका है। यहाँ पर
घड़ियालों के प्रजनन का काम होता है और शहर से तकरीबन गोमती नगर से हम कह सकते हैं कि करीब 12-13 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर 15 के आसपास होगा और यह यहीं पर अगले 3 दिनों तक रखा जाएगा। यहाँ पर क्यों लाया गया, ये भी कहानी बड़ी दिलचस्प है प्रसून जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि चूंकि अदालत ने इनको जो है न्यायिक हिरासत में नहीं दिया, पुलिस का अभिरक्षा में दे दिया और पुलिस के विवेक पर छोड़ दिया कि साहब आप इनको जो है जहाँ चाहे रख सकते हैं। अब सवाल ये था कि पुलिस इनको रखे कहाँ। अगर इनको घर ले जाती तो हो सकता था कि यूपी पुलिस की छीछा लेदर होती। तो उसके बाद एक मीटिंग होती है, उसमें उच्च अधिकारी थी, जैसे कि सूत्रों के मुताबिक हमें पता चला है कि एक मीटिंग हुई है, उस पर यह डिसाइड किया गया कि इनको एक न्यूट्रल प्लेस पर रखा जाए, ऐसी जगह रखा जाए जहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, किसी तरह का कोई विवाद न पैदा हो। उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि इनको इस फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में यहाँ पर रखा जाए, इनको यहाँ लाया गया। न्यूट्रल इसलिए कहा गया क्योंकि ये सरकारी गेस्ट हाउस है और सरकार न्यूट्रल मानी जाती है। पार्टी का भले किसी से कोई संबंध हो लेकिन सरकार न्यूट्रल होती है, इसलिए इनको न्यूट्रल जगह पर रखा गया है और न्यूट्रल जगह के लिए इस फॉरेस्ट गेस्ट हाउस को चुना गया। अगले 3 दिन तक ये यही रहेंगे। हालांकि अलग बात है, मैं यहाँ पिछले 1.5 घंटे से हूँ, यहाँ पर लगातार लोग आ रहे हैं। सहारा के जो शुभचिंतक हैं, उनके मित्र हैं, दोस्त हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पर, उनके परिवार के भी लोग अंदर गए हुए हैं। गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियों में उनके खाने पीने का, सोने का, कंबल, चादर, तकिया, गद्दा भी, यहाँ तक पानी, सब कुछ अंदर गया है ताकि उनको किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। फिलहाल यहाँ अभी वो 3-3.5 दिन यहीं गुजारेंगे। आपके दाहिनी तरफ लिखा हुआ है कि ये पिकनिक स्पॉट है, यहाँ खाना बनाना मना है, तो क्या ये पिकनिक स्पॉट भी है? अब जिस तरह से अरेंजमेंट किए जा रहे हैं यहाँ पर, मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ पर खड़ा हूँ प्रसून, तो उससे तो ऐसा लग रहा है कि कम से कम सहाराश्री के लिए, सुब्रत राय के लिए पिकनिक स्पॉट जैसा ही होगा। यहाँ पर वो रहेंगे, उनके साथ कुछ लोग भी हैं। हालांकि पुलिस के जवान भी अंदर हैं, पुलिस के अधिकारी भी अंदर हैं, पुलिस की अभिरक्षा में यहाँ पर रहेंगे, लेकिन खाने पीने, सोने, रहने की कोई दिक्कत यहाँ पर इनको नहीं होगी और फिलहाल इसीलिए शायद उनको यहाँ पर चुना गया है। एक आखिरी सवाल, जितना अंधेरा हम आपके पीछे देख पा रहे हैं, क्या ये माना जाए कि सहारा इंडिया में ये पहली बार इससे ज़्यादा घना अंधेरा आ गया है? बिल्कुल आ गया है और ये अंधेरे की शुरुआत 2 दिन पहले से हुई थी, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया था। उसके बाद से जो 48 घंटे तक ड्रामा चला है, हाई वोल्टेज ड्रामा जिसको नाम दिया जा रहा है, जिस तरह से सब कुछ चला है, उससे ऐसा लगता है कि 24 तारीख को जब सहाराश्री सुब्रत राय अदालत में पेश होंगे तो संभवतः उनके सामने मुश्किल आ सकती है, क्योंकि सब कुछ नज़रों के सामने है जो कुछ हो रहा है। जिस तरह से पूरा ये पूरी पटकथा जिस तरह से लिखी गई, कल पुलिस आती है, इनको खोजती है। हम एक चीज बताइए, हम गाड़ियों की आवाजाही अनूप आपके दाएं बाएं से लगातार देख रहे हैं, लेकिन हमें जो समझ में आ रहा है, जब पुलिस कस्टडी में कोई होता है तो पुलिस की आवाजाही ही होती है। सामान्य तौर पर यह आवाजाही क्या बतला रही है? वाकई पिकनिक स्पॉट हो गया है क्या? बिल्कुल पिकनिक स्पॉट हो गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, गाड़ियाँ न सिर्फ अंदर गई हैं बल्कि गाड़ियाँ इधर भी खड़ी हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये गाड़ी आई है, संभवतः इसमें कोई सामान होगा या इनका कोई मिलने वाला है जो यहाँ पर आया है और ये अंदर जा रहे हैं। हालांकि मीडिया को इजाज़त नहीं है कि आप अंदर जाएँ और देखें कि वहाँ अंदर क्या हो रहा है, पिकनिक मन रहा है या कुछ और हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट की जाहिर नज़र होगी इस पर। हमारा राजनीति लेकिन दूसरे मिजाज में चल रही है और इन सब के बीच किसे पता है कि जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी एनडीए की तरफ से हैं, उनको लेकर सीट की खोज ऐसी भयानक परिस्थिति में लाकर खड़े कर देगी कि कद्दावर नेता भी टकराने लगेंगे। आइए इस दूसरे अंदर की बात की परिस्थितियों को टटोल लेते हैं। सवाल नरेंद्र मोदी का है तो मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ और लाल कृष्ण आडवाणी के समीकरण मायने क्या रखते हैं? और मोदी इस सच को गांठ बांध चुके हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से ही निकलता है, गुजरात से नहीं। तो मोदी गुजरात से लेकर यूपी तक में अपनी बिसात अपने अनुकूल चाहते हैं। यानी मोदी पीएम पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन चुनाव लड़ेंगे कहां से? इसके पेच में लोकसभा क्षेत्र से ज्यादा बीजेपी के कद्दावर नेताओं से टकराव पैदा भी हो रहा है और टकराव ना हो इससे बचने की रणनीति में बीजेपी अंदरूनी गणित में उलझ भी रही है। यूपी में बीजेपी के लिए सबसे सेफ सीट बनारस की मानी जाती है, लेकिन इस सीट को मौजूदा सांसद मुरली मनोहर जोशी खाली करने को तैयार नहीं। तो मोदी करें क्या? यूपी की दूसरी महत्वपूर्ण सीट लखनऊ की है। चूंकि यहां से एक वक्त अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव जीत चुके हैं और बीजेपी में एकमात्र पीएम बनने वाले वाजपेयी ही हैं, तो मोदी लखनऊ से लड़ सकते हैं। लेकिन ऐसी हालत में राजनाथ का कद्दावर होने का दावा खत्म हो जाएगा। दरअसल राजनाथ गाजियाबाद छोड़ लखनऊ सरीकी महत्वपूर्ण सीट से चुनाव जीतकर अपना कद राजनीतिक मैदान में और ज्यादा बड़ा करना चाहते हैं। तो जाहिर है मोदी वहां पर राजनाथ को डिगाएंगे या राजनाथ मोदी के लिए रास्ता बना देंगे, यह कहना मुश्किल है। जाहिर है ऐसे में मोदी के सामने यूपी की कानपुर सीट बचती है, जो सेफ भी है और इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है।
लेकिन कानपुर से चुनाव लड़ने का मतलब कांग्रेस के श्री प्रकाश जायसवाल को महत्व देना भी होगा और चुनाव के केंद्र में झटके में कोयला घोटाला आकर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने कोयला खदान घोटाले से श्री प्रकाश जायसवाल का नाम भी जोड़ा और आम आदमी पार्टी ने भी कानपुर में मुद्दा श्री प्रकाश जायसवाल को ही बनाया है। तो मोदी की मुश्किल यहाँ भी नहीं थमती। दरअसल बीजेपी के भीतर ये माना जा रहा है कि मोदी को गुजरात छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे में गुजरात की सबसे प्रतिष्ठित सीट गांधीनगर है और चूंकि वहां से लालकृष्ण आडवाणी सांसद हैं, तो उन्हें हटाकर खुद लड़ना मोदी की राजनीति में दाग ही होगा। ऐसे में गुजरात में मोदी के सामने नया विकल्प अहमदाबाद पूर्व की सीट है। अहमदाबाद पूर्व में बीते 8 बार से बीजेपी के हरिन पाठक सांसद हैं, यानी बीजेपी यहां हार नहीं सकती और मौजूदा वक्त में मोदी की विधानसभा सीट मणिनगर भी अहमदाबाद पूर्व में ही आती है, यानी अपने ही क्षेत्र में चुनाव मोदी लड़ रहे हैं, मैसेज यही जाएगा। तो मोदी देश के बाकी हिस्सों में प्रचार में ज्यादा वक्त दे पाएंगे, लेकिन मसला उलझा हुआ है गुजरात के बाहर कहां से। तो गुजरात से यूपी तक के समीकरण कैसे मोदी के लिए फिट बैठेंगे, इसका इंतजार अभी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी विधानसभा छोड़कर संसद में दस्तक देने भर नहीं आ रहे, बल्कि उनकी नजरें लाल किले पर तिरंगा फहराने की है। तो फिर सीट उसी अनुकूल होनी चाहिए, उसी तरीके से विशिष्ट होनी चाहिए और उसी तरीके से उनका कद बढ़ना चाहिए। तो बीजेपी के भीतर सारी तिकड़म उसी मोदी को लेकर हो रही है जो बीजेपी को जिताने की तिकड़म में लगा है। आज तक ब्यूरो। 3.5 दशक यही तो उम्र है बीजेपी की, लेकिन इससे लगभग दुगनी उम्र दे चुके लालकृष्ण आडवाणी को अगर कहना पड़े मैं गांधी नगर से लड़ना चाहता हूं, मतलब क्या है? यह भी अंदर की बात है, सुनिए जरा। आज तक कांग्रेस पार्टी के लिए जिस कारण देश भर में बहुत ज़्यादा गुस्सा पैदा हुआ था वह 1977 का चुनाव था। संभवतः कांग्रेस पार्टी 3 अंक भी पार न कर सके। फर्स्ट सूची आप देखी होगी किस किस के नाम आए हैं। मेरा नाम उसमें नहीं है, लेकिन मैं आज भी यहाँ पर आया हूँ, गांधीनगर के ही आपसे सबसे मिल रहा हूँ। एक गांधीनगर की विजिलेंस कमेटी है, उस कमेटी की मीटिंग के लिए आया हूँ, तो मेरी दिलचस्पी तो स्पष्ट है, बाकी तो निर्णय पार्टी करती है। यहां तक तो ठीक है। बात अगर आगे बढ़ेगी और बिहार की दिशा में जाएगी तो वहां भी एक अंदर की बात इसलिए महत्वपूर्ण चली है क्योंकि जो गठबंधन थे वो ना सिर्फ टूट रहे हैं बल्कि नए तरीके से बनने के संकेत भी दे रहे हैं। जरा देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस की खिलाफत करके अपनी सियासत शुरू करने वाले लालू और नीतीश अब कांग्रेस के ही इंतजार में टकटकी लगाए बैठे हैं। राजनीति के चुनावी रण में सब कुछ जायज है। यहाँ पलक झपकते ही दुश्मन दोस्त और दोस्त गैर बन जाते हैं। गठबंधन की बैसाखी के सहारे पिछले 10 साल से अपनी सरकार चला रही कांग्रेस को इस बात का अनुभव है। यही वजह है कि वो अपनी हर चाल तोल मोल कर चल रही है। हमारे यहाँ कमेटी है के एंटोनी साहब की, वो फैसला लेते हैं कि कहाँ किससे करना है, कहाँ किससे नहीं करना है या किसी से नहीं करना है, तो वो बात कर रहे हों। दरअसल बीजेपी से नीतीश के अलग होने के बाद राहुल गांधी चाहते थे कि कांग्रेस नीतीश से हाथ मिलाए, लेकिन कहा जाता है कि कांग्रेस की बिहार इकाई इसके लिए तैयार नहीं हुई, लिहाजा तब कांग्रेस आला कमान भी मौन रह गया। अब मौका देखकर कांग्रेस ने एक तरफ जेडीयू पर डोरे डाले तो दूसरी तरफ लालू पर दबाव बढ़ाया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस चाहती है कि आरजेडी उसे 40 में से 15 सीटें दे दे। कांग्रेस को लगता है कि लालू इस समय उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। कांग्रेस से तालमेल करिएगा कि नहीं करेंगे? राहुल गांधी या जिसको भी कांग्रेस पार्टी जो कहेगी जो तय करेगा ये उनका अधिकार है, जो कांग्रेस तय करेगी, लेकिन कांग्रेस से हम समझौता करें। पासवान तो बीजेपी की गोद में चले गए, लेकिन चारा घोटाले में दोषी लालू नहीं चाहते कि कांग्रेस का साया उनके सिर से हटे, वो भी तब जब वो अपने करियर की सबसे मुश्किल चुनावी लड़ाई लड़ रहे हो। हाल के विधानसभा चुनाव हो या 2009 के लोकसभा चुनाव, बिहार में कांग्रेस अकेले तो लड़ी, लेकिन चुनावी नतीजे बताते हैं कि उसकी सियासी जेब तकरीबन खाली ही रही। अब पासवान के बीजेपी के साथ एनडीए में जाने के बाद कांग्रेस को लगता है कि उसके दोनों हाथों में लड्डू है। वो बड़ा लड्डू खाना तो चाहती है, लेकिन स्वाद को लेकर अभी भी असमंजस में है। कैमरामैन हेमंत और मौसमी सिंह के साथ दिल्ली से कुमार विक्रांत सिंह, आज तक।
हालांकि मुहावरा छोटे बड़े लड्डू का नहीं है, शादी के लड्डू का है। लेकिन बहरहाल ये एक नए तरीके का गठबंधन है और दिल्ली से पटना पहुंचे लालू ने कहा अब गठबंधन नहीं लठबंधन होगा। बहरहाल इस सियासत से इतर एक नई सियासत। क्या वाकई ये मान लिया जाए कि पासवान का नरेंद्र मोदी के साथ आना अब बड़ी दूर की गोटी है और जो साधना चाहते हैं नरेंद्र मोदी अब उसमें सारथी और कोई नहीं पासवान होंगे? इस रिपोर्ट को देखिए। नरेंद्र मोदी के लिए रामविलास पासवान अब ऐसे सारथी हैं जो बीजेपी का तमगा लिए बगैर एनडीए गठबंधन का दायरा बड़ा करेंगे। सबसे पहले पासवान के सामने टारगेट 3 है। तेलंगाना में टीआरएस, तमिलनाडु में करुणानिधि, उड़ीसा में नवीन पटनायक। मोदी के लिए पासवान का संदेशवाहक होना सिर्फ बातचीत करना भर नहीं है, बल्कि पासवान अपने रिश्ते भी बुनाएंगे और रिश्तों के आसरे हर नेता को इसका एहसास भी कराएंगे कि दिल्ली में कांग्रेस एक डूबता जहाज है और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए का जहाज कहीं तेजी से उड़ान भर सकता है। ऐसे में अगर सभी साथ खड़े हो जाएं, तो फिर रास्ता और अनुकूल हो जाएगा। दरअसल पासवान जिन रिश्तों के आसरे सियासी गोटी बिछाएंगे, उसमें करुणानिधि के बिगड़े सियासी खेल को संभालने का मौका देना भी है और मोदी के साथ खड़े होकर भविष्य में मुश्किलों से बचना भी है। वहीं चंद्रशेखर राव से पासवान की यारी आज की नहीं, एनडीए के दौर की है। तो पासवान टीआरएस के सामने गठबंधन का चुग्गा ये कहकर फेंकना चाहते हैं कि तेलंगाना में चंद्रशेखर राव का एक छत्र राज्य तभी हो सकता है जब वो कांग्रेस से दूरी बनाए और सीएम बनने के बाद केंद्र में अपने सहयोग के बदले राजनीतिक लाभ पाए। वहीं नवीन पटनायक से पासवान के रिश्ते वेदांता के मालिक अनिल अग्रवाल के जरिए हैं। अनिल अग्रवाल पटना के हैं और पासवान से रिश्ते पुराने हैं। वहीं नवीन पटनायक चाहते हैं कि उड़ीसा में वेदांता की तमाम फैक्ट्रियां लगे, लेकिन कांग्रेस हमेशा से खिलाफ रही है और आदिवासियों की जमीन का मसला राहुल गांधी ने वेदांता को लेकर ही उठाया था। तो पासवान केंद्र में मोदी की लहर के जरिए नवीन पटनायक को भी जोड़ने की पहल आज नहीं तो कल करेंगे ही। तो पासवान ने जिस तेजी से सियासी चाल चली, उससे कहीं ज्यादा तेजी से अब नरेंद्र मोदी अपनी चालों को चल रहे हैं। सवाल सिर्फ यह है कि यह मसला सिर्फ सीटों के बंटवारे तक सीमित नहीं है, क्योंकि माना यह भी जा रहा है कि पासवान की दोस्ती तीसरे मोर्चे के तहत आने वाले लगभग सभी दलों से है। ऐसे में चुनाव के बाद अगर बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 30 से 40 सीटों की जरूरत होगी, तो पासवान अच्छे मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए पार्टियों को एनडीए के पाले में ला सकते हैं। यानी वाजपेयी सरकार के दौर में जो भूमिका कभी एनडीए के पूर्व साथी जेडीयू के शरद यादव ने निभाई और सरकार बनने के बाद एक वक्त जॉर्ज फर्नांडिस ने भी निभाई, उसी भूमिका में मोदी के काल में पासवान निभाएंगे। याद कीजिए तो शरद यादव एनडीए के संयोजक थे। तो क्या अब यही भूमिका पासवान को मिलने जा रही है? ध्यान दीजिए, दृश्य बदल रहा है, प्यादे बदल रहे हैं, वजीर के चेहरे भी इस दौर में बदल रहे हैं, लेकिन चाल वही पुरानी है। और इस चाल के भीतर का सच यह है कि भ्रष्टाचार या ईमानदारी की राजनीति इस सियासी गठबंधन में ताक पर रखी जा रही है। आज तक ब्यूरो। यकीनन यह सवाल बड़ा है क्योंकि करुणानिधि को साधने का मतलब बहुत साफ है कि जिसको लेकर तमाम 2G घोटाले का जिक्र चलते चला गया और उस सब के बीच अब साथी क्या करुणानिधि भी हो जाएंगे, ये कुछ सवाल है। लेकिन इन सवाल से इधर दोबारा दिल्ली की जमीन पर लौटिए और जरा देखिए, यूपीए ने दरअसल कहीं या कहीं कांग्रेस ने कहीं लालू को एक रिहाइश दी है। 25 तुगलक रोड, देश की राजधानी के पॉश ल्यूटेंस दिल्ली के इस इलाके में ये बंगला राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव का है। यूं तो ये बंगला 3 महीने पहले ही लालू यादव को खाली करना था, जब वो चारा घोटाले में दोषी करार हुए और उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई। लेकिन लालू यादव अब भी यहाँ रह रहे हैं और उन्होंने पत्र लिखा शहरी विकास मंत्रालय को। लालू यादव ने यह अर्जी डाली है कि उनकी पत्नी बीमार रहती हैं और उनके बच्चों को संस्कृति स्कूल जाने में दिक्कत पड़ेगी, इसलिए ये आलीशान बंगला उनको अलॉट कर दिया जाए। हम आपको बता दें कि ये बंगला टाइप 8 बंगला है जो बड़े बड़े मंत्रियों को मिलता है, काफ़ी आलीशान माना जाता है, बड़ा लॉन है यहाँ पे। और तुगलक रोड वो इलाका है, सरपट सड़कें और VVIPs यहाँ रहते हैं। कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी से लेकर नारायण स्वामी, RLD प्रमुख अजीत सिंह भी यहीं पे रहते हैं। और लालू यादव को कैबिनेट कमेटी ने बुधवार को ये तोहफा दिया। यूपीए सरकार ने जाते जाते उनको 1 साल के लिए ये बंगला अलॉट कर दिया गया है। नियम कायदों को ताक पर रखकर
क्योंकि ये सरकारी बंगला उसी को अलॉट होता है जो कि एक सांसद हो या फिर एक नेशनल पार्टी का मुखिया हो, और लालू यादव इन दोनों में से कोई नहीं है। जी, ये अंदर की बात नहीं है, ये सब कुछ खुला खेल हो रहा है। हम आपको दिखलाएंगे 10:30 बजे 48 घंटे का ओले ओले। उससे पहले एक झलक देखिए ये क्यों दिखाना पड़ रहा है, मौसम ने कैसे करवट ली है।